हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो बहुत दिन के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं आपका अपना चैनल पॉइंट बोर्ड में, है ना। तो कुछ काम के कारण हम नहीं आ पा रहे थे, तो आज हम आप लोग को क्लास 10 का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, इतिहास, है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इतिहास के बारे में जाने, उसके बाद आपका चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में समझेंगे, है ना। एकदम पूरा क्लियर से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट में बिठा देंगे, है ना। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी कलम निकालिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला आपको पूछेगा कि हम जैसे बेसिक में पढ़ाते हैं ना, उस तरह इसमें भी बताने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का पिता, इतिहास का बाप कौन है। तो इतिहास का बाप कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। याद रखना कि इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। आप लोग को बताए थे भूगोल का, है ना। भूगोल का क्या, उसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इतिहास का पिता हेरोडोटस। दूसरा है कि इतिहास जो भाषा है वो किससे लिया गया है, इतिहास भाषा जो है वो किस भाषा से लिया गया है ना। तो इतिहास जो है वो लिया गया है संस्कृत, ग्रीक और लैटिन। ऐसे आपको मैनुअली पूछेगा तो आप लोग को बोलना है लैटिन और ग्रीक। किस भाषा से? लैटिन और ग्रीक। इतिहास शब्द जो लिया गया है लैटिन और ग्रीक, लेकिन यहाँ पे अगर अंदर से पूछे तो आप लोग को बोलना है कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक। क्लियर है ना। तो इतिहास जो भाषा है वो किससे लिया गया है? 3 भाषा से। किस भाषा से? कितने भाषा से? 3 भाषा से, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, ठीक है। आगे है आपका इतिहास का परिभाषा कैसे देना है। इतिहास का परिभाषा आप लोग कैसे दोगे, है ना। तो बोलेगा इतिहास का परिभाषा क्या है, इतिहास है क्या, है ना। तो बोलना है कि अतीत में घटे हुए घटना का अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। जो अतीत में बीत गया घटना, उसके बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इतिहास, है ना। जिसके आधार पर वर्तमान की समाज चलता है, उसी के आधार पर जो है ना, इतिहास के आधार पर ही वर्तमान चल रहा है। उसमें कुछ नवीनीकरण, कुछ नया नया चीज आ रही है ना। जैसे कि ट्रेन तो चल रहा है, लेकिन ट्रेन में बहुत सारा ट्रेन का नाम चेंज हुआ है। उसमें पहले जो चलता था वो किस पे? कोयला पे चला, लेकिन अभी क्या हो गया? वो बिजली पे चलता है। तो है तो इतिहास का चीज है ना। तो उसी तरह, है ना, अतीत में घटित घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। क्लियर है ना। चलिए, तो आगे आपका दूसरा बोला जाएगा कि इतिहास शब्द जो है ना, इतिहास शब्द कितने साल पहले आ चुका था, है ना। इतिहास शब्द का उत्पत्ति कितने साल पहले आ चुका था। अब आप लोग को बोलना है 5000 साल पहले आ चुका था। कितने साल पहले आ चुका था? 5000 साल पहले। एक मिनट, यही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही बोल सकता है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कब हुआ, तो आप लोग को बोलना है 5000 साल। कितने साल? 5000 साल पहले हो चुका था, ठीक है ना। तो अब आ गया आपका, इतना चीज समझ में आ गया ना। तो अब आपका आ गया क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर, जो आप लोग के बुक में पहला लेसन है। ये जो पहला चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। अब पहले देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ होगा। राष्ट्र 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 मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना वहाँ जगह होगा। कहाँ पे? पहला बार तो यूरोप में, इसीलिए यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। कहाँ पे? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, है ना। तो चलिए, तो राष्ट्रवाद पहले होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है ना। बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पूछा गया है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो कैसे बताओगे आप लोग राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको कैसे लिखना है और कैसे आप लोग को समझना भी है ना। तो देखिए क्या है कि अपने देश के प्रति, जो अपना राष्ट्र है, अपना देश है, उसके प्रति, है ना, प्रेम और समर्पण की भावना, प्रेम और समर्पण की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को ही हम लोग कहते हैं क्या? राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद, है ना। क्लियर है ना कि अपने जो राष्ट्र ध्वज, अपना जो देश होता है उसके प्रति प्रेम, है ना, प्रेम और समर्पण की भावना को, मतलब अपने देश के प्रति सब कुछ लुटा देंगे, है ना। इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह की भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। हम लोग भारत से है ना, हम लोग भारत से हैं। अगर भारत में कोई आँच आएगा तो अपने देश का जो भी है, बच्चा से लेकर के जवान बूढ़े तक, सब लोग जो ना देश के प्रति लड़ मिटेंगे, हम भी आप भी। तो इसी की भावना को कहते हैं, यही भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। क्लियर है ना। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, है ना। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। चलिए, आगे आपका क्या दूसरा पॉइंट है। पहला हो गया इतिहास का परिभाषा, इतिहास शब्द कब आया और कैसा है उसके बारे में बता दिए। चौथा पॉइंट आपको बता दिया हम, राष्ट्रवाद क्या है ना, जो कि बोर्ड टाइप बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है ना। अब आपका जो है आपका ये है कि यह यूरोप में सबसे पहले जो है ना, यूरोप में जो राष्ट्र की भावना हुआ था ना, वो सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में।
है ना। यूरोप में भी जो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जगी थी वो कहाँ पे, फ्रांस में। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि फ्रांस वाला जा करके अमेरिका में जो है ना, अमेरिका के लोगों को आज़ाद किया था। वहीं का देखा सीखी यहाँ पर भी, कहाँ पे, फ्रांस में भी क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना जगा। वहाँ पर भी लोग आंदोलन करने लगा, क्या, किस चीज़ के लिए, अपने आप को स्वतंत्रता पाने के लिए, है ना। तो यूरोप में भी, यूरोप एक क्या है, महादेश है। यूरोप क्या, एक महादेश है ना। और महादेश जो है ना, वहाँ पे बहुत सारा देश है। वहाँ पे जो सबसे पहला बार, यूरोप में सबसे पहला बार फ्रांस में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी। वो भी कब, 1789 ईस्वी में। कब, 1789 ईस्वी में, ठीक है ना। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी कहाँ पे, तो यूरोप में, है ना। और 1789 आपका चल रहा 18वीं सदी। जैसे ही 19वीं सदी एंट्री हुआ, जैसे ही आपका 19वीं सदी एंट्री हुआ, है ना, तो उस समय 19वीं सदी आते आते पूरे यूरोप में, है ना, पूरे यूरोप में जो है कि राष्ट्रवाद की भावना जग गया था। अगला जो हम लोग समझेंगे वो है क्या, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक मतलब उजागर करने में जो है कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान नेपोलियन का था। यूरोप में लोगों के पास जा करके उसको समझाना कि आपका राष्ट्र सर्वोपरि है, वो चीज़ को समझाने में जो है ना सबसे बड़ा भूमिका, सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो वो नेपोलियन का था। पूछेगा नेपोलियन का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। तो आगे है कि नेपोलियन के प्रयासों से ही फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। नेपोलियन भाई साहब जो था उसका अथक प्रयास से जो है कि फ्रांस में क्या हुआ, गणतंत्र, स्वतंत्रता का स्थापना हुआ, है ना, जो कि ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। किसके कारण, वो जो 4 देश था, किसके कारण, 4 देश, कौन कौन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों के कारण जो है ना यहाँ पे ज़्यादा दिनों तक गणतंत्र की स्थापना नहीं रह पाया, है ना। और क्या हुआ ना कि इन्होंने मिलकर उसी व्यवस्था को, मतलब पुराने वाला व्यवस्था को, जो निरंकुशवाद वाला व्यवस्था था, उसी को स्थापित करना चाहा, है ना। और जो कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुआ था। ये चारों जो भाई साहब है, ये चारों शक्तिशाली देश, वो वहाँ पे, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे, वियना में एकत्रित हुआ। वहीं पे चारों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा और जो है कि नेपोलियन द्वारा जो अथक प्रयास से फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुआ था उसको नष्ट करने का प्रयास किया और पुराने ही व्यवस्था को वहाँ पे स्थापना करना चाहा, है ना। कि कौन, तो ये चारों देश शक्तिशाली जो देश था, उसके कारण वहाँ पे जो है कि फ्रांस में ज़्यादा दिनों तक मतलब कि गणतंत्र की स्थापना नहीं रह पाया और वहाँ से वो टूट गया। ठीक, अगला जो है आपका, अगला है कि प्रेम का सम्मेलन शांति चाहता था, लेकिन नेपोलियन के जो है कि युद्धों ने जो है कि इसे समाप्त कर दिया और मेटरनिक युग की जो है कि शुरुआत हुई, जिसका सोच पुराने व्यवस्था को स्थापित करना था, जो सफल भी रहा, है ना। अब देखिए, हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यही चारों था कारण यहाँ पे वो करने का, मतलब कि गणतंत्र को तोड़ने का यही कारण था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये चारों देश चाहा तो कि यहाँ पे जो है कि फ्रांस में शांति सम्मेलन हो जाए और शांति से सब कुछ जिए, लेकिन गणतंत्र नहीं चाह रहा था, है ना। और अब जो आया मेटरनिक, अब कौन आया, मेटरनिक, है ना। पहले जो, अब आप पूछोगे, आप लोग का दिमाग में आएगा कि भाई साहब नेपोलियन के पहले फ्रांस का राजा कौन था, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, फ्रांस का राजा पहले लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां। अगर लुई 16वां को याद नहीं रख पाते हो तो ध्यान रखना कि अपने लाइफ में लुई 16वां मात्र में 3 बार स्नान किया था, मतलब नहाया था, है ना। कौन, लुई 16वां अपने पूरी लाइफ में मात्र में 3 बार ही स्नान किया था, है ना। तो याद रखना कि फ्रांस का सबसे पहला जो राजा था वो था लुई 16वां, जो कि बहुत ही निरंकुश बात था, मतलब कि कोई अंकुश नहीं, जो दिल किया वही काम कर दिया, है ना, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, है ना। तो इस तरह का लुई 16वां वहाँ का शासक था, जिससे कि वहाँ की जनता बहुत ही कष्टमय जिंदगी जीने का बहुत ही ना होता है कि कब मन किया इसको मार के फेंक दे, वैसा व्यवस्था था वहाँ पे, है ना। लेकिन क्या करे, जनता है ना, वो कर नहीं पा रहा था, तो उसका एक मसीहा बन के आया नेपोलियन, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना किया, जो कि भाई साहब ज़्यादा दिनों तक
चल नहीं पाया, है ना। और वो 4 शक्तियों ने, 4 अध्याय देशों ने मिलकर उसको कुचलने का प्रयास किया और पुराना ही व्यवस्था को स्थापित करने का कोशिश किया, है ना। उसके बाद क्या आता है, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद आता है आपका मेटरनिक। मेटरनिक आया और उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध किया और उसको परास्त किया और वहाँ पे फिर से जो है कि कहाँ पे, फ्रांस में फिर से जो है कि वही पुराना व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया और उसी प्रयास को और वो लागू कर भी दिया, है ना। और उसी समय से वहाँ पे उसको बोला जाने लगा मेटरनिक युग। क्या बोला जाने लगा, मेटरनिक युग की शुरुआत हुई कहाँ पे, फ्रांस में, जिसका सोच पुराना व्यवस्था को स्थापित करना था, है ना, जो सफल भी रहा। उसके बाद नेपोलियन का जो है ना कुछ वर्चस्व इटली पर भी था। कहाँ पे, इटली पर भी। और वो इटली का भी जो है ना राजवाड़ा छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो वो क्या किया, इटली को भी बहुत सारे राज्यों में तोड़ दिया, इटली को भी बहुत सारे राज्यों में तोड़ दिया और किसी को बांट दिया राज्य को, है ना, जिसके कारण उसका वहाँ पे जो है ना राजवाड़ा जमा रहा। अब इटली के बारे में हम लिखते हैं थोड़ा, फिर समझते हैं। क्या है कि इटली पर मेटरनिक अपना प्रभाव रखने के लिए जो है कि इटली को कई राज्यों में तोड़कर उसे बांट दिया। हम बताएं ना कि इटली पर जो है मेटरनिक का अधिकार था, लेकिन वो अब किसी और राज्य पर अधिकार करेगा तो वहां से उसका क्या होगा, धीरे धीरे अधिकार खत्म होता जाएगा। लेकिन उसको अपने हैंड में रखने के लिए ही उन्होंने क्या नीति अपनाया, उसने जो है कि फूट डालो राज करने का नीति अपनाया और वहाँ पे इटली का जितना भी राज्य सबको अलग अलग कर दिया और सबका राजा अलग अलग बना दिया और सब जो जितना भी राजा था सब उसका बात रखता था, किसका, मेटरनिक का बात रखता था, है ना, और सबको अलग अलग बांट दिया। अब किनको किनको कौन कौन सा राज्य मिला वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए सिसिली और नेपल्स क्षेत्र फर्डिनेंड को दे दिया गया, किसको, फर्डिनेंड को दे दिया गया। कौन सा क्षेत्र, सिसिली और नेपल्स। पूछा जाएगा सिसिली और नेपल्स मेटरनिक द्वारा किसको दिया गया, तो फर्डिनेंड, जो कि बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता था, है ना। दूसरा है आपका रोम और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो पोप को दिया गया, किसको, पोप को। पोप जो है ना कोई राजवंश नहीं, ये जाति है, जैसे हम लोग में होता है ना बावन राजपूत ऊंचे घराने का, उसी तरह इस पे ऊंचा घराने का ये पोप है ना, जो कि थोड़ा सा पावरफुल रहता था वहाँ का, है ना, उसी को दे दिया गया। कौन कौन सा, रोम और उसके आसपास जितना भी क्षेत्र आता था वो सारा किसको दे दिया गया, तो पोप को दिया गया, ठीक है ना। दूसरा आपका लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रहा। पहले से भी लोम्बार्डी और वेनेशिया पर जो है कि राज था ऑस्ट्रिया का, और फिर वहीं पे उसको दे दिया गया, किसको, ऑस्ट्रिया को, फिर उसी को दे दिया गया। मतलब उसका वहां से कोई राजपाट हटा नहीं, वो वहीं का वहीं कायम रहा, ठीक है। आगे है कि परमा, मोडेना और टस्कनी हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया, किस वंश राजवंश को, तो हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया। ये क्षेत्र कहाँ का है, सारा इटली का, कहाँ का है, इटली का है। तो क्या क्या दिया गया हैब्सबर्ग को, तो परमा, मोडेना और टस्करी क्षेत्र किसको दिया गया, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो मेटरनिक के द्वारा, किसके द्वारा, मेटरनिक के द्वारा। अब मेटरनिक इतना तामझाम क्यों कर रहा है, सबको बांट क्यों रहा है, ताकि उसका वहां पे जो है कि आधिपत्य जमा रहे, है ना, सब उसका बात मानता रहे, ठीक। आगे बाकी जितना भी क्षेत्र बचा, बचा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के साथ राज्यों में मिला दिया गया, है ना। जितना भी बचा तो उसको क्या कर दिया गया, जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट में राज्यों में मिला दिया गया, किसके द्वारा, तो मेटरनिक के द्वारा, ठीक है ना। तो इतना सब क्यों, क्या वो, क्योंकि उसका वहां पे आधिपत्य जो है कि बना रहे, किसका, मेटरनिक का, कहाँ पे, इटली पे, ठीक। क्लियर हो रहा है ना, ठीक। आगे है क्या, जर्मनी में 39 रियासत कायम रहा, जिस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव रहा। कहाँ पे, तो जर्मनी में कितना रियासत था, 39। पूछेगा जर्मनी में कितना रियासत था, तो 39, है ना। और वहाँ पे जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि लोग ज्यादा नहीं मानता था, फिर भी उसका प्रभाव वहाँ पे था, किसका, तो ऑस्ट्रिया का। कहाँ पे, जर्मनी पे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, उसमें ये सब हम क्लियर करेंगे, आप लोग टेंशन आप लोग को लेना नहीं है ना। आगे लेकिन मेटरनिक युग भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। क्या हुआ कि मेटरनिक युग अभी तक चल रहा था, कहाँ पे, फ्रांस में, लेकिन मेटरनिक का भी ज्यादा दिनों तक वहाँ आधिपत्य नहीं रह पाया। और क्या हुआ, मेटरनिक युग भी वहाँ पे जल्द ही समाप्त हो गया। कहाँ से, तो यूरोप के फ्रांस देशों से, है ना, जल्द ही
जल्दी पूरे यूरोप में जो है ना राष्ट्रवादी की भावना जगा फिर से। जैसे ही मेटरनिख का वहाँ से प्रभाव खत्म हुआ तो फिर से लोग तो पहले से ही क्या किया था कि स्वतंत्रता का चटनी का स्वाद ले चुका था, तो फिर से सब बोला कि नहीं वही स्वाद बढ़िया था। और फिर वहाँ क्या हुआ, फिर से वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष करने लगा। कहाँ पे, फ्रांस में, जो कि मेटरनिख ने उसको दबा दिया गया था। और स्वतंत्रता का लहर किसने लाया था, नेपोलियन बोनापार्ट जी ने, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट जी ने, है ना, पंडित जी पार्ट जी, ठीक है। तो ये था उसका कहानी, कहाँ का, तो कहाँ का हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रांस का, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष करने लगा। कहाँ पे, तो फ्रांस में। और अब क्या हुआ, इटली का वहाँ अब वहाँ क्या हुआ, कहाँ पे, फ्रांस में। तो फ्रांस में किसका युग खत्म हो गया, तो मेटरनिख का युग वहाँ पे खत्म हो गया। आगे है, आगे क्या है कि फ्रांस में मेटरनिख के बाद पुनः बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया, जिसका राजा लुई 18वां बना। फिर से क्या हुआ, नेपोलियन आया, मेटरनिख आया, फिर मेटरनिख खत्म हो गया, है ना। उसके बाद फिर से कौन आया, तो लुई 18वां। इस बीच में से लुई 16वां खत्म हुआ ना, 17वां तो आया था, लेकिन उस समय नेपोलियन का लहर चल रहा था, होता ना किसी किसी का। अभी किसका, आपका बीजेपी का चल रहा है ना, तो उस तरह से क्या होता है ना कि नेपोलियन का उस समय लहर चल रहा था, तो लुई 17वां का वहाँ पे कोई बात नहीं चला, है ना, उसको कोई माना ही नहीं, उसको उसका कोई सरकार बना ही नहीं। तो लुई 17वां नेपोलियन के समय में क्या हो गया, खत्म हो गया। लुई 17वां आया था, लेकिन क्या हुआ, ये खत्म हो गया, है ना। फिर मेटरनिख आया, मेटरनिख थोड़ा पावरफुल था, वो अच्छा कूटनीतिक, अच्छा नेता था। उन्होंने क्या किया, फ्रांस पे आधिपत्य जमा लिया। अब फिर क्या हुआ कि मेटरनिख के शासनकाल से नाखुश होकर के फ्रांस के लोगों ने मेटरनिख को वहां से हटा दिया। उसके बाद कौन आया, तो लुई 18वां आया, है ना। अब लुई 18वां जो आया वो भी वो क्या किया, वो देखिए कि हम पढ़े ना, मेटरनिख के बाद पुनः बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ। तो बुर्बो राजवंश से ही जो है ना लुई 18वां बिलोंग करता था, ठीक। आगे क्या है कि जिसका राजा लुई 18वां बना, जो अब जो है ना फ्रांस में किसका शासनकाल आ गया, फिर से बुर्बो राजवंश का, जो लुई 16वां था, 17वां था, अब फिर 18वां आ गया, है ना। अब आगे क्या है, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा। लुई 18वां थोड़ा समझदार था, उन्होंने समझा कि अब जनता समझदार हो गया है, हम अपने पिता की तरह करेंगे ना, हम अपने बाप की तरह करेंगे ना, तो हमको भी कुर्सी से नीचे गिरा दिया जाएगा, है ना। तो उन्होंने जनता की बातों को समझा, किसने, लुई 18वां ने। और क्या हुआ ना, और फ्रांस की जनता पर फिर से जो है ना पुराने व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, है ना, थोपने का प्रयास नहीं किया। और उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी जो प्रतिक्रिया जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, मेटरनिख जो शासनकाल चला गया था, उसके पिता जो करके गया था, वो प्रक्रिया और जो सुधारवादी प्रक्रिया, दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन कर करके जो है ना सरकार को चलाना चाहा, शक्तियों को मिलाकर चलाना चाहा। इसी उद्देश्य से जो है ना संवैधानिक घोषणा पत्र जो है ना 2 जून 1814 को जारी किया गया। किसके द्वारा, लुई 18वां के द्वारा। पूछेगा कि 2 जून 1814 ईस्वी में जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो लुई 18वां के द्वारा किया गया था, है ना, जो 1848 तक चला, है ना। अब 1848 तक तो लुई 18वां का चला, क्या उसका संवैधानिक घोषणा पत्र जो दोनों को मिला के चल रहा था, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी। लेकिन उसी बीच में एक घटना घटा था, जो कि 1830 की क्रांति का रूप लिया था, है ना, जो कि 1830 की क्रांति लिया था। और उस समय का राजा उस समय के लिए आया था चार्ल्स टेन, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ये बीच का घटना है ना। अब ये नहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर 1848 के बाद 1830 कैसे आ गया, है ना। तो ये पहले ही हुआ था, जब ये इसका लुई 18वां का शासनकाल चल रहा था ना, उसी समय में जो है ना चार्ल्स टेन आया था बीच में, है ना, गद्दी को थोड़ा सा मतलब ना प्रधानमंत्री के रूप में आया था। और उसके शासनकाल में क्या हुआ था ना कि 1830 का क्रांति हुआ, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। वो हम 1830 की क्रांति में जब पढ़ेंगे ना बढ़िया से समझा देंगे। अभी समझिए, इसमें चार्ल्स टेन के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किया गया था, है ना, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में आया। अब क्या हुआ ना कि चार्ल्स टेन होशियार बना था आकर के, है ना, 1830 में। और उन्होंने वो भी खराब ही शासक था, वो भी अच्छा शासक था नहीं, है ना। और जो कि वो चलाना चाहा, लेकिन वो चला नहीं, और वो एक क्रांति का रूप ले लिया, कब, 1830 में। लेकिन लुई 18वां के द्वारा जो संविधान लागू किया था ना, वो 1848 तक चला था, है ना। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं ना, अगर समझने में दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। कहीं का भी कोई सा भी मुद्दा समझ में नहीं आया, है ना, उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से
जो है ना वीडियो बनाकर आप लोग को समझाएंगे जरूर, है ना। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, है ना। जो हम बार बार बोलते हैं क्या करने बोलते हैं, तो कमेंट करने बोलते हैं, है ना। कमेंट करके हमको बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और बहुत मेहनत लगता है इसको अच्छे रूप से आप लोग को समझाने में, दिमाग में सेट करने में, है ना। तो हम भी मेहनत करते हैं, आप लोग का भी एक थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, है ना। और मेरा सपोर्ट करें और अपना परिवार को आगे बढ़ाएं, ठीक है। आज बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।